हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट कॉर्नर पे हैं हम लोग और यहाँ पे कुछ थ्योरीज़ ऑफ रिएक्शन रेट स्टडी करेंगे। हालांकि कोई भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मुझे इन दोनों थ्योरीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना रिक्वायरमेंट है। ये जो दो थ्योरीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं, उसमें एक है हमारे पास कोलिजन थ्योरी या कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। क्या होता है कोलिजन थ्योरी? बड़ा सिंपल सी पॉइंट को एक्सप्लेन करती है। वो यूँ कहती है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक यूनिट वॉल्यूम है और उसके अंदर कुछ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो सभी रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। तो क्या उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, इस पे रेट डिपेंड करता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड में कितने रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं, वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। जितनी ज़्यादा ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा रिएक्शन रेट होगा। अगर मैं सपोज टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ तो कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स बढ़ जाएगा, और कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली रेट भी बढ़ जाएगा। और हम लोग ये बात अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है। हम लोग पीछे भी ये बात पढ़े थे कि अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज कर देता हूँ तो रेट ऑफ द रिएक्शन अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस हो जाता है। तो मुझे लगा कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, वही वजह रही होगी रेट ऑफ द रिएक्शन के अप्रॉक्सीमेट ट्वाइस हो जाने की। ये थ्योरी कहती है कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, मैं उसको जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अब मैं अगर इस बात को फर्दर आगे मैनिपुलेट करूं तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, z दैट इज़ इक्वल टू k कोई कांस्टेंट है किसी भी एक टेम्परेचर पे। मान लीजिए मैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी देख रहा हूं, सपोज 300 केल्विन पे मैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी देखता हूं, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 300 हो जाएगा। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी एट 290 केल्विन देखूं तो ये k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 290 हो जाएगा। अगर मैं इक्वेशन 1/2 इन दोनों इक्वेशंस पे अप्लाई कर दूं तो k से k कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे z एट 300 बाई z एट 290 का रेशो देखूं तो वो कुछ स्क्वायर रूट ऑफ 300 बाई 290 होगा। सोल्व करने पे मुझे पता चलेगा कि ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली 1.1 आ रहा है। यानी कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो 10 डिग्री राइज किए जाने पे 1.1 टाइम बढ़ जाती है। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली ये बात देख चुके हैं कि रेट तो ट्वाइस हो जाता है 10 डिग्री बढ़ने पे। तो यहाँ पे वो अगर 2/1 हो जाता तो समझ में आता था कि हाँ, टेम्परेचर 10 डिग्री राइज करने पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो जाती है, जिसकी वजह से रेट ट्वाइस हो जाता होगा। लेकिन थ्योरी के अकॉर्डिंग भी ये कभी भी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी थी वो ट्वाइस नहीं होती थी 10 डिग्री राइज किए जाने पे। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, क्या पता उनके बीच में कोलिजन इफेक्टिव है भी सही या नहीं। ये इफेक्टिव कोलिजन का क्या फंडा था, इसको भी आप एक एग्जांपल पे देखें। मान लीजिए मैं ये रिएक्शन देख रहा हूँ जहाँ 2NO2 N2O4 बना रहा है। ये NO2 का एक मॉलिक्यूल है, ये NO2 का दूसरा मॉलिक्यूल है, और रिएक्ट करने पे ये N2O4 का बनने वाला एक मॉलिक्यूल। अगर कोलिजन N और N के बीच में ही हो, N का ही ये हिस्सा, इस N का ये हिस्सा यही आपस में टकराए तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अगर कहीं NO2 के साथ ये O कुछ इस तरह से टकरा रहा हो तो N2O4 नहीं बनेगा, या इस NO2 के साथ ये NO2 कुछ इस तरह से टकरा रहा हो तो बॉन्ड नहीं बनेगा। मीन्स आउट ऑफ सो मैनी पॉसिबल कोलिजन्स सिर्फ यही एक कोलिजन था जो प्रोडक्ट बनाता था। हालांकि थ्योरी ने कहा कि जो रेट है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इफेक्टिव कोलिजन पे भी डिपेंड करता है। बट फिर भी ये सब बातें होते हुए भी वो ये क्लियरली सजेस्ट कर ही नहीं पाया कि क्यों रेट 10 डिग्री बढ़ने पे ट्वाइस हो जाता है। मोर ओवर उसने एडम्स को जस्ट एक स्फेरिकल कंसिडर किया था, स्ट्रक्चरल बेस पे वो किस तरह से इफेक्टिव कोलिजन कर पाएंगे, इन सब बातों को वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रिजल्टिंग ये कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट पे खतरे के बादल मंडराए और हमने उसको क्वाइट
रिजेक्टेड थ्योरी में डाल दिया। हालांकि कुछ पॉइंट्स उसके सही थे, बट वो प्रॉपरली इन सब बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक और थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई, दैट वाज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। कई जगहों पे ये दोनों अलग अलग भी पढ़ाई जाती हैं, बट हम लोग यहाँ पे बेसिकली समझना चाहते हैं, इनका एस्पेक्ट मिलता जुलता सा है, तो एक ही पॉइंट पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या था। देखिए, मैं एक ग्राफिकली ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे मैंने रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिए हुए हैं, मतलब रिएक्शन में जो इन्वॉल्व हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स वो लिए हुए हैं, और ये एनर्जी का एक स्केल है। ये मान लीजिए रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। इधर भी इसको ले लेता हूँ एक और पैरेलल ग्राफ दिखा के। ये एनर्जी है और यहाँ पे ये मैंने रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिए हैं। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और यहाँ पे इतनी एनर्जी निकलेगी तब प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए है और ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए है। ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे लगा कि मैं अगर रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी दे दूंगा तो वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा, या यहाँ से इतनी एनर्जी निकाल लूँगा तो वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा। दोनों बातें गलत थी, क्योंकि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलता तो वो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता था, लाइक वो इस स्टेट को एक्वायर करता था। ये स्टेट जिसको मैं कह सकता हूँ ट्रांजिशन स्टेट, या इसको मैं कह देता हूँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं ट्रांजिशन स्टेट वर्ड ही यूज़ करता रहता हूँ, वही हमारे सामने ज़्यादा दिखता है। तो कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो वो डेफिनेटली एक पाथ फॉलो करेगा, जिस पाथ में वो एक हाईएस्ट एनर्जी की स्टेट पे गुजरेगा, और उस हाईएस्ट एनर्जी की स्टेट को मैं नाम दे रहा हूँ ट्रांजिशन स्टेट। मतलब चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी थी तो भी आपको रिएक्टेंट को ये एनर्जी देनी ही पड़ेगी, तभी वो प्रोडक्ट में बदलेगा, या यहाँ पे भी आपको रिएक्टेंट को वो एनर्जी देनी ही पड़ेगी तभी वो प्रोडक्ट में बदल सकता है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। हालांकि यहाँ आप उसको इतनी एनर्जी देंगे, बाद में वो उससे ज़्यादा एनर्जी निकालेगा। ये वो एनर्जी है जो निकल रही है, तो लगने वाली एनर्जी कम है, निकलने वाली ज़्यादा है, तो नटशेल तो एनर्जी निकलेगी, यानी कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक ही रहेगा आपका। जबकि यहाँ पे लगने वाली ज़्यादा है, निकलने वाली कम है, तो नटशेल आपका जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक ही होगा। लेकिन दो अलग अलग ग्राफ आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे और एक बात समझ के चलेंगे कि रिएक्शन कैसी भी हो, आपको केमिकल रिएक्शन करने के लिए सिस्टम को एनर्जी देनी ही पड़ती है, और उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये वो मिनिमम एनर्जी रहती है जो कम से कम आपको किसी रिएक्टेंट को देनी होगी सो दैट वो प्रोडक्ट में बदल पाए। जब तक आप ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देंगे तब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। जब तक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा तब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये जो आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, सी हियर दिस वन, ये वो एनर्जी का वैल्यू है जो रिक्वायर्ड रहेगा, या यहाँ पे आप जो ये डिफरेंस देख पा रहे हैं ये वो वैल्यू ऑफ द एनर्जी है जो रिलीज होगा। मैं इसको डेल्टा एच भी कह सकता हूँ। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। मतलब किसी भी रिएक्शन सिस्टम में, जैसे मान लो ये मेरे पास एक रिएक्शन सिस्टम है जिसमें बहुत सारे रिएक्टेंट्स पड़े थे, मुझे ये देखना होगा कि कितने रिएक्टेंट इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, वही प्रोडक्ट में बदलेंगे। जो इस पर्टिकुलर बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लाइक यहाँ तक की एनर्जी बना पाए या यहाँ तक की एनर्जी बना पाए, वो कतई प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे। ये एनर्जी जब तक उनके पास नहीं बन जाती तब तक वो प्रोडक्ट में बदल ही नहीं सकते। यहाँ पे एक और टर्म आप लोग आगे दिमाग में रख के बढ़िएगा, और वो टर्म है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी? ये वो मिनिमम एनर्जी है जो रिएक्टेंट को कम से कम पोजेस करनी है। देखो इतनी तो वो किए हुए था, इतनी उसको पोजेस करनी है, मतलब आप उसकी इतनी देंगे
इतनी उसके पास थी, टोटल उसको इतनी पोजेस करनी है। तो ये जो मैं यहाँ पे एक कलर्ड लाइन से दिखाता हूँ, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो आप दे रहे थे ताकि उस रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, वो एक्टिवेशन एनर्जी थी। तो दोनों डेफिनेशन की फॉर्म में इंपॉर्टेंट रहती हैं। व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? द एनर्जी विच मस्ट बी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट सो दैट इट मे गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। या मैं इसको और भी ऐसे बोल सकता हूं कि द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। और किसी रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, उसके लिए आपने उसको कितना एनर्जी दिया, दैट इज टर्म्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, रिएक्शन उतनी स्लो होगी। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, रिएक्शन आपकी उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी। ये जो कैटलिस्ट होते हैं वो इसी एनर्जी को अप डाउन करते हैं। जैसे कैटलिस्ट क्या करेगा, इसकी एनर्जी को घटा देगा तो डेफिनेटली स्पीड फास्ट हो जाएगी। या जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो इसको बढ़ा देते हैं, तो उससे एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रिएक्शन का स्पीड स्लो हो जाता है। चलिए, तो हम लोग अब इस एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किसी भी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ये एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह से काम करती है और कैसे इस बैरियर को क्रॉस कर पाएगी। 11th क्लास में एक टॉपिक आता था हमारे पास, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी और एनर्जी। कुछ ऐसा होता था गैसियस सिस्टम के लिए। यहाँ पे मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लॉट करता था, 5th चैप्टर के अंदर आता था ये, जहाँ हम गैसियस सिस्टम पढ़ते थे। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं और यहाँ वेलोसिटीज़ या काइनेटिक एनर्जीज ले लेता हूँ। तो एक ऐसा सा ग्राफ मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ वहाँ किसी भी एक टेम्परेचर पे। लेट मी कॉल, ये टेम्परेचर है 300 केल्विन। ये ग्राफ क्या दिखाता था कि इस एनर्जी को पोजेस करने वाले पार्टिकल्स इतने हैं, इस एनर्जी को पोजेस करने वाले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं, इस एनर्जी को पोजेस करने वाले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं, और इस एनर्जी को पोजेस करने वाले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो इस एनर्जी को पोजेस किए हुए हैं, जिसको मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी या वेलोसिटी पे प्लॉट करूं तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते थे। चलिए, मुझे उससे आज कुछ लेना देना नहीं है, ये जस्ट मैं वैसे रिकॉल करा रहा था। मान लो ये एनर्जी रिएक्टेंट के पास कम से कम होनी चाहिए, ये एनर्जी कम से कम होनी चाहिए सो दैट वो प्रोडक्ट में बदल पाए। तो फिलहाल इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है, ये वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस एनर्जी को पोजेस कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट में बदलेंगे। ये वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट में बदल सकते हैं, जिनकी एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी है। अब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं, सपोज 310 कर देता हूं, 10 डिग्री राइज कर दिया है मैंने, तो सी वेरी वेरी केयरफुली, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो गया है। अब ये बन गई है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, और इस एनर्जी को पोजेस करने वाले मॉलिक्यूल्स, आप शेडेड एरिया देखें अंडर द ग्राफ, वो लगभग ट्वाइस हो गया है। ये 310 पे कर रहा था मैं, 10 डिग्री राइज किया, तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग दिस पर्टिकुलर एनर्जी, जिसको मैं एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहा हूँ, वो ट्वाइस हो गया, तो डेफिनेटली रेट भी ट्वाइस हो जाएगा। और यही होता है स्पीड बढ़ने की वजह। जब मैं 10 डिग्री राइज करता हूँ किसी भी रिएक्शन सिस्टम में टेम्परेचर को, तो 10 डिग्री राइज करने पे वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे, वो अपनी एनर्जीज़ को बढ़ा लेते हैं। उनकी एनर्जीज़ एक्टिवेशन एनर्जी के उस बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं, जिसकी वजह से वो ट्वाइस, क्योंकि पार्टिकल्स अपनी उस एनर्जी को बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से रेट भी ट्वाइस हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाए जाने पे 10 डिग्री। ये एक बार फिर आप इन दोनों ग्राफ्स को ध्यान दें जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाए थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए दिखाया था, आर कन्वर्टिंग इनटू पी, और ये एक एक्सोथर्मिक के लिए दिखाया था, आर कन्वर्टिंग इनटू पी। सी, यहाँ पे आप कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये दो तरह के रिएक्शंस हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, ये एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, और अगर बैकवर्ड स्टडी करूँ, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। इस एनर्जी को कह सकता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसको कह सकता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। सो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, सी हेयर वेरी केयरफुली, ये था एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, और ये था आपका एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन।
अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड कर देता हूं तो वो मेरे पास आता है डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। सी, फॉरवर्ड एनर्जी जो एक्टिवेशन है वो ज़्यादा है, बैकवर्ड कम है, तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड होगा और ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड होगा। तो फॉरवर्ड कम है, बैकवर्ड ज़्यादा है, तो डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस का सिस्टम है। तो इस तरह से हमें पता चल पाया कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो 10 डिग्री राइज करने पे क्यों ट्वाइस हो जाता है। जस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग दैट एक्टिवेशन एनर्जी वो बढ़ जाता है, इसलिए रेट ट्वाइस हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन इंट्रोड्यूस करूँ जो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हमें बताता है, अर्हेनियस इक्वेशन। ये अर्हेनियस इक्वेशन कुछ ऐसी है, k दैट इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। ये कैसे आई, कहाँ से निकाल के लाया हूँ मैं, हम उसके पीछे यहाँ नहीं जाएंगे, सिर्फ इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे कि ये क्या क्या बताती है हमें और इसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा। देखो ये जो k है ना, ये आपका रेट कांस्टेंट है जो पूरे चैप्टर में आप समझते आए। ये a, इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह सकता हूं मैं। पर सेकंड इसका यूनिट रहता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। ये EA, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ये मैथमेटिकल एक्सपोनेंशियल है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। R आपका वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर इन केल्विन है। इस पूरी वैल्यू को अगर आप देखें, ये पूरी वैल्यू, मैं ये भी कह सकता हूं कि रेट कांस्टेंट दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, एक A और एक ये। A होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या ग्रेटर है। मतलब ये प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। ये तीनों टर्म्स आप ध्यान रखिएगा। हम लोग इस इक्वेशन को सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने में या दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने में यूज़ करते हैं। सी वेरी केयरफुली, दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे K अलग अलग होगा। लाइक अगर सपोज मैं यहाँ पे T1 लिख रहा हूँ तो ये K1 होगा, अगर ये T2 लिख रहा हूँ तो ये K2 होगा। ये सिंपल सा पॉइंट है। अगर मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व करूँ, K दैट इज इक्वल टू A माइनस ए बाई आर टी, इसको मैं सॉल्व करता हूँ कुछ मेरे डिज़ायर्ड फार्मूले लाने के लिए। तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेता हूँ। नेचुरल लॉग ऑफ K दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A। इसका जो लॉग वैल्यू होगा, एक्सपोनेंशियल का लॉग वैल्यू, उसका पावर होता है माइनस ए बाई आर टी। इसको हमारी बुक की लॉग वैल्यू पे सॉल्व करूँ, नेचुरल लॉग को लॉग बेस टू द पावर 10 में कन्वर्ट कर लूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस ए बाई आर टी। ऐसे छोड़ सकता हूँ बट थोड़ा और आसान बनाने के लिए 2.303 से इसको सारे को डिवाइड कर देता हूँ। तो पूरी इक्वेशन को जब डिवाइड करता हूँ तो log A दैट इज इक्वल टू log A माइनस E A बाई 2.303 RT। तो ये एक रिलेशन है जो मैं याद रख के आगे बढ़ जाता हूँ। एक तो मुझे ये मेन रिएक्शन याद रखनी है, ये मेन इक्वेशन K क्या था, A क्या था और ये पूरी वैल्यू क्या थी अभी बताइए। दूसरा आपको ये याद रखना है, अगर किसी भी क्वेश्चन में मुझे K का वैल्यू और A का वैल्यू और T दे रखा है तो एक्टिवेशन एनर्जी उस रिएक्शन की क्या होगी वो मैं ईजिली यहाँ पे कैलकुलेट कर पाऊँगा। इसके अलावा एक और फॉर्मेट हम इसका याद रखना चाहेंगे, सी अगेन इट वेरी केयरफुली। देखो मैं ऐसा बोल रहा था कि दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे K का वैल्यू अलग होता है। लाइक T2 पे ये होगा K2 और T1 पे, सी हेयर, T1 पे ये होगा K1। ये कुछ इस तरह से RT1। ये
अब इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेता हूँ। तो इक्वेशन 1/2 अगर मैं कर दूँ तो क्या होगा, सॉरी डिवाइड नहीं करता, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करता हूँ। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं हम, ऊपर स्पेस क्रिएट कर देता हूँ। सी नेचुरल लॉग K2 माइनस K1, रिएक्टेंट से रिएक्टेंट या लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस कर दिया, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग A माइनस EA/RT2 माइनस EA/RT1। बहुत ही आसान है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। इसको ऐसे लिख दूँ, आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। लॉग ऑफ A माइनस लॉग ऑफ B लॉग ऑफ A/B होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ A से नेचुरल लॉग ऑफ A कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो EA/RT1 माइनस EA/RT2। ओके, अभी क्या करता हूँ, अब मुझे इसको भी हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। 2.303 लॉग, बुक में तो log 10 की वैल्यू की मैंने तो उसी फॉर्मेट पे ले आता हूँ। यहाँ से EA/R कॉमन ले लेता हूँ, 1/T1 माइनस T2, या log ऑफ K2/K1 दैट इज इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2, और यहाँ पे ये फैक्टर लगा देता हूँ जो वहाँ से उठा के लाना है मुझे, ये इधर 2.303R। और फाइनली इसको यूज़ करता हूँ मैं अपने न्यूमेरिकल्स पे आने वाले लेक्चर में। आप लोग याद रखिएगा इसको, 1-T1 माइनस 1/T2, और सोल्व करके कई बार दिखा देते हैं T2 माइनस T1/T1 T2, कोई ख़ास बात नहीं है, आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही ध्यान रख लें। आपको पता है अगर टाइम और K में रिलेशन देखें तो K जो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर K का वैल्यू ज़्यादा होगा, रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा, तो टाइम फॉर द कंप्लीशन कम होगा। तो मैं इस इक्वेशन को समटाइम कहीं ऐसा भी पाऊंगा, log ऑफ T1/T2 दैट इज इक्वल टू EA/2.303R 1/T1 माइनस T2। तो प्लीज़ रिमेंबर, ये T1 T2 टाइम है और ये T1 T2 टेम्परेचर है। और वो कहाँ से लाया हूँ मैं T1 T2, वो यहाँ से लाया हूँ, क्योंकि K जो होता है रेट कांस्टेंट, वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो जस्ट K2/K1 को मैंने T1/T2 से रिप्लेस कर दिया है, और रेस्ट ऑल सब सेम है। तो हालांकि NCERT में ऐसा कुछ न्यूमेरिकल नहीं दिखेगा, कॉम्पिटिशन्स पे दिख जाते हैं समटाइम, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे लिए। और दो इक्वेशंस पहले, एक मेन बेसिक स्केलेटन और एक और आपको वो ड्रॉ करके स्टार्टिंग पे दिखाई थी, log K इज इक्वल टू log A माइनस EA/2.303RT वाला। वो तीन फार्मूलाज याद रख के हम लोग सीधा जंप करेंगे अब कुछ न्यूमेरिकल्स पे जो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड हमें गिवन है हमारी NCERT में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। गुड बाय।